Hello students, this is Professor Dharmesh Pillai, and in my first video lecture I am going to start with one of the most important chapter of 12th standard commerce, that is bill of exchange. क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, ये समझाने के लिए बच्चों मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा। आपको उस स्टोरी को ध्यान से सुनना है, समझना है, एंड एक बार आपको वो स्टोरी समझ में आ गया तो उसके बाद मैं आप लोग को इस चैप्टर के बेसिक फंडामेंटल्स एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा। एम आई क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट। बच्चों ये है मिस्टर जेठालाल। मिस्टर जेठालाल की एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान होती है जिसका नाम होता है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। इस इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन, ऐसे और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें बेची जाती है। ये है मिसेस बबीता। मिसेस बबीता को एक न्यू फोन चाहिए होता है। उनका पुराना वाला फोन खराब हो जाता है तो इस वजह से उनको एक न्यू फोन चाहिए होता है और वो न्यू फोन परचेस करने के लिए जाती है मिस्टर जेठालाल के पास, उनके शॉप पर, उनके दुकान पर जाती है। वहां पे मिस्टर जेठालाल उनको अलग अलग कंपनीज के अलग अलग सीरीज के फोन्स दिखाते हैं। ये बात तो बच्चों आप लोग को भी पता होगा कि जब भी आप कोई भी मोबाइल फोन खरीदने जाते हो किसी भी दुकान में, तो दुकानदार आपको पहले अलग अलग कंपनीज के फोन्स दिखाता है और उसमें से आप अपने चॉइस के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से एक फोन सेलेक्ट करते हो। वैसे ही जेठालाल जी ने भी बबीता जी को अलग अलग कंपनीज के अलग अलग सीरीज के फोन दिखाए एंड उसमें से बबीता जी को एक फोन पसंद आया जिसकी वैल्यू थी ₹30,000। यस माय डियर स्टूडेंट्स, उसकी वैल्यू थी ₹30,000। तो मिस्टर जेठालाल ने बबीता जी को वो मोबाइल फोन अच्छे से पैक करके दिया एंड बदले में बबीता जी ने इमीडिएटली ऑन द स्पॉट उस मोबाइल फोन का लिए कैश पे कर दिया। यस, उन्होंने इमीडिएटली कैश पे कर दिया उस मोबाइल फोन का। ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम बच्चों बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन। हम क्या बोलते हैं बच्चों? कैश ट्रांजैक्शन। बिकॉज देखो ना, सिंपल है, जेठालाल जी ने मोबाइल फोन दिया एंड बबीता जी ने भी इमीडिएटली सामने उस मोबाइल फोन के पैसे पे कर दिए, तुरंत ही पैसे पे कर दिए उस मोबाइल फोन का। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को हम क्या कहते हैं? कैश ट्रांजेक्शन। मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये जो इन दोनों के बीच में कैश ट्रांजेक्शन हुआ, क्या इसमें आपको कहीं पे भी रिस्क नजर आया? तो आप लोग कहोगे नहीं सर, हमें कोई भी रिस्क नजर नहीं आया। बिकॉज सिंपल है, सेलर को उसका पैसा मिल गया, बायर को उसका सामान मिल गया, कहानी वहीं पे खत्म। इट मींस हम ऐसा बोल सकते हैं कि कैश ट्रांजैक्शन में कोई भी रिस्क होता नहीं है। देयर इज नो रिस्क। इज दिस क्लियर? लेकिन 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 मैं यही एग्जाम्पल को, यही स्टोरी को थोड़ा ट्विस्ट करता हूं, मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूं। मैं आपको ऐसा बोलता हूं कि मिस्टर जेठालाल ने बबीता जी को मोबाइल फोन दिया, लेकिन बदले में बबीता जी ने इमीडिएटली उस मोबाइल फोन का पैसा पे नहीं किया। इंस्टेड उन्होंने कहा कि वो इस मोबाइल फोन का पैसा आज से 1 महीने के बाद पे कर देंगे, जिसको हम कहते हैं प्रॉमिस टू पे इन फ्यूचर। बच्चों ऐसे ट्रांजेक्शन को हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोलते हैं, उधार का ट्रांजेक्शन बोलते हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं कि बबीता जी जेठालाल जी से उधार पे मोबाइल फोन खरीदना चाहती है। बिकॉज देखो ना, वो पैसा ऑन द स्पॉट इमीडिएटली पे नहीं कर रही है, वो कब देने को बोल रही है? 1 महीने के बाद पैसा देने को बोल रही है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। एम आई क्लियर? उधार का ट्रांजेक्शन हुआ ये, ठीक है? ओके, नाउ बच्चों ये जो इन दोनों पार्टीज के बीच में क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ, क्या आपको इसमें कहीं पे भी रिस्क नजर आया? तो आप लोग कहोगे यस सर, रिस्क नजर आया। अच्छा, रिस्क में नजर कौन आया? तो सेलर मिस्टर जेठालाल यहाँ पे रिस्क में आ गए। वो कैसे? सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पे बायर बोल तो रहा है कि वो पैसा 1 महीने के बाद पे कर देगा, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो पे करेगा ही? इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे सेलर को चांसेस है कि उसको बेड डेप्स हो सकता है, उसको लॉस हो सकता है, उसका सामान का पैसा उसका डूब सकता है। इज दिस क्लियर? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन में रिस्क होता है और रिस्क में कौन होता है? सेलर। चलो मान लिया कि सेलर रिस्क में है, तो क्या इसका मतलब ये कि मिस्टर जेठालाल बबीता जी को ऐसा बोलेंगे
कि बबीता जी आपको पैसे अभी के अभी देने होंगे, वरना ये मोबाइल फोन भूल जाइए। अच्छा एक काम करो, आप 1 महीने के बाद आपको पैसे आएंगे ना, तो एक काम करो, आप 1 महीने के बाद आना और ये मोबाइल फोन लेके जाना। क्या मिस्टर जेठालाल बबीता जी को ऐसा कहेंगे? नहीं स्टूडेंट्स, जेठालाल जी बबीता जी को ऐसा बोल सकते नहीं है, क्योंकि बबीता जी उनकी रेगुलर कस्टमर है, उनकी पुरानी कस्टमर है। और एक दुकानदार अपने रेगुलर कस्टमर्स को, अपने पुराने कस्टमर्स को उधार पे माल देता ही है, वो कभी ना नहीं बोलता है। सिंपल है, वो ना बोल भी नहीं सकता है, बिकॉज अगर उसने उधार पे ना बोल दिया बेचने को माल, तो वो कस्टमर कहीं और चले जाएगा और इस वजह से उसका सेल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मिस्टर जेठालाल जी भी बबीता जी को ना नहीं बोलेंगे, लेकिन एट अ टाइम वो अपना रिस्क कवर करने का ट्राई करेंगे। अभी देखो वो किस तरह से अपना रिस्क कवर करेंगे। वो बबीता जी को ऐसा बोलेंगे, ठीक है बबीता जी, आपको ये मोबाइल फोन चाहिए ना, लेके जाइए। आप बोल रहे हो ना कि पैसा आप 1 महीने के बाद पे करोगे, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो आप मुझे ओरली बोल रहे हो ना, ओरली प्रॉमिस कर रहे हो कि पैसा 1 महीने के बाद पे कर दूंगी, क्या आप इसको कहीं पे इन राइटिंग में लिख के देख सकते हो क्या? ये बात तो बच्चों आप लोगों को पता होगा कि जहां पे रिस्क होता है वहां पे हम क्या करते हैं, राइटिंग वर्क करते हैं, पेपर वर्क करते हैं। इससे क्या होता है, रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। तो मिस्टर जेठालाल ने भी बबीता जी से राइटिंग वर्क, मतलब इन राइटिंग में लिख कर देने को कहा कि वो पैसा 1 महीने के बाद पे कर देंगे। इज क्लियर? तो मिसेस बबीता जी भी इस बात से एग्री हो जाती है। वो कहती है कि ठीक है जेठालाल जी, मैं आपको इन राइटिंग में लिख के देने को तैयार हूं कि मैं आपको पैसा 1 महीने के बाद पे कर दूंगी। एम आई क्लियर? तो जेठालाल फटाफट से एक ऐसा एक खाली पेपर लेता है, बराबर है, और उसमें सारी डिटेल्स फिल करता है, बराबर है। जैसे कि उसका नाम, उसके दुकान का एड्रेस, कितने का सामान था, फिर कितने महीने के बाद पैसा या कितने दिन के बाद बबीता जी पैसा देने वाली है, बबीता जी का नाम, उसका एड्रेस। ऐसा जेठालाल जी क्या करते हैं, एक पेपर में सारी चीजें फिल कर देते डिटेल्स, ठीक है। फिल करने के बाद पहले वो खुद साइन करते हैं, ठीक है। साइन करने के बाद ये डॉक्यूमेंट वो पास करते हैं बबीता जी को। बबीता जी को ये डॉक्यूमेंट वो पास करते हैं। बबीता जी इस डॉक्यूमेंट को अच्छे से रीड करती है, जो भी जेठालाल जी ने इसमें डिटेल्स फिल किया उसको वो अच्छे से रीड करती है। रीड करने के बाद उनको सब कुछ सही लगता है, तो सही लगने के बाद वो खुद भी साइन करती है उस पे। अच्छा, यहाँ पे बबीता जी ने साइन किया, इट मीन्स क्या बच्चों, उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की इन राइटिंग कि वो जेठालाल जी को आज से 1 महीने के बाद पैसा पे कर देगी। एम आई क्लियर? अच्छा, साइन और एक्सेप्ट करने के बाद बबीता जी ये डॉक्यूमेंट फिर से रिटर्न कर देगी मिस्टर जेठालाल को। ये डॉक्यूमेंट फिर से रिटर्न जेठालाल को कर देगी। अब आप लोग बोलोगे सर बबीता जी ने ऐसा क्यों किया, साइन और एक्सेप्ट करने के बाद उन्होंने ये डॉक्यूमेंट फिर से जेठालाल जी को क्यों लौटा दिया? सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, यहाँ पे रिस्क में कौन है, सेलर। जेठालाल रिस्क में है ना कि उनको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए डॉक्यूमेंट की जरूरत, ये प्रूफ की जरूरत किसको है इन राइटिंग, जेठालाल जी को। तो जाहिर सी बात है ये डॉक्यूमेंट किसके पास होना चाहिए, मिस्टर जेठालाल के पास ही होना चाहिए। तो बबीता जी साइन करके एक्सेप्ट तो कर लेंगे, लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद वो ये डॉक्यूमेंट फिर से रिटर्न कर देंगे जेठालाल जी को। दिस इज क्लियर? एम आई क्लियर? ओके, अब ध्यान से समझो, ये डॉक्यूमेंट को बनाया किसने, इसके अंदर डिटेल्स फिल किसने किए थे, सेलर ने। जेठालाल जी ने इस डॉक्यूमेंट्स को बनाया था। इसके लिए जेठालाल को हम कहेंगे ही इज ड्रॉअर। हम क्या कहेंगे, ही इज ड्रॉअर, ठीक है। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट किसके ऊपर बना? तो आप लोग कहोगे सर ये डॉक्यूमेंट बबीता जी के ऊपर बना, तो बबीता जी को हम कहेंगे ड्रॉई। एक तरीके से ऐसा भी बोल सकते हैं कि बबीता जी ने इस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट किया है, तो उस हिसाब से वो क्या हो गई, ड्रॉई। एंड इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ये जो एग्रीमेंट इन राइटिंग साइन हुआ, ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ इन राइटिंग, इस एग्रीमेंट इन राइटिंग को, इस डॉक्यूमेंट को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। दिस इज क्लियर?
तो बेसिकली बच्चों बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट, मतलब एक डॉक्यूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है, वो भी इन राइटिंग। इज दिस क्लियर? बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन राइटिंग। बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा किसमें होना चाहिए बच्चों? इन राइटिंग में होना चाहिए। ओरल प्रोमिसेस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर बबीता जी ओरली प्रॉमिस कर रही है पैसा देने का, तो उसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज बोल सकते नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा इन राइटिंग में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी प्रॉपरली डेटेड। मीन्स जिस दिन ये बिल बना है ना, उस दिन का तारीख होना जरूरी है। बिकॉज सिंपल सा इक्वेशन है ना बच्चों, उस दिन से ही तो हमें, अगर उस दिन का तारीख होगा, जिस दिन बिल बना है उस दिन का तारीख होगा, तो वहीं से हमें अंदाजा आएगा ना कि आज से 1 महीने के बाद कभी पैसा लेना है। आर यू गेटिंग इट? तो बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी प्रॉपरली डेटेड, ठीक है। नाउ एक और पॉइंट बच्चों जो आपको ध्यान में रखना है, नोटिस कर, आपको ध्यान में रखना है, वो ये है कि सिंपल है, कैश ट्रांजेक्शन में कोई भी रिस्क नहीं होता है, इसलिए बिल ऑफ एक्सचेंज बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन में रिस्क होता है, और इसमें कौन होता है? सेलर। सेलर रिस्क में होता है। तो अपने रिस्क को कवर करने के लिए वो बायर से इन राइटिंग में लिखवा के ले लेता है कि वो पैसा दे देगा। वो जो डॉक्यूमेंट इन राइटिंग में लिखवा के लेता है, उसी को हम कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज कब पिक्चर में आता है? जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है, तब बिल ऑफ एक्सचेंज पिक्चर में आता है, क्योंकि सेलर रिस्क में होता है, रिस्क को कवर करने के लिए वो ये डॉक्यूमेंट बनाता है। कैश ट्रांजेक्शन में एट सच ऐसा कोई रिस्क इन्वॉल्व होता ही नहीं है, तो वहां पे ये बिल ऑफ एक्सचेंज पिक्चर में आता नहीं है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन में ही बिल ऑफ एक्सचेंज प्रिपेयर होता है। एम आई क्लियर डियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया रहेगा। तो चलिए फटाफट से एक स्मार्ट रिकैप करते हैं। यहीं से एक छोटा सा रिकैप करते हैं। जेठालाल जी ने बबीता जी को मोबाइल फोन बेचा, तो ही विल बी सेलर एंड बबीता जी विल बी दी बायर। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट, ये बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाया किसने था? जेठालाल जी ने। सेलर ने ये बिल को बनाया था, इसके लिए हम जेठालाल जी को कहेंगे ही इज द ड्रॉवर। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट किसके ऊपर बना था? किसने इस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट किया था? तो बबीता जी ने इस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट किया था, उनके ऊपर ये डॉक्यूमेंट बना था, तो उनको हम कहेंगे ड्रॉई। और इन दोनों के बीच में जो ये डॉक्यूमेंट साइन हुआ, इसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज। एम आई क्लियर? अच्छा, इन दोनों के बीच में ना बच्चों एक और रिलेशन क्रिएट होता है, दैट इज डेटर एंड क्रेडिटर का। ध्यान समझो बच्चों, मिस्टर जेठालाल बबीता जी को ऐसा कहेंगे कि शी इज माई डेटर। वो बबीता जी को डेटर मानेंगे अपना। क्यों? बिकॉज डेटर बेसिकली वो पर्सन होता है जिनसे अपने को पैसा लेना होता है। तो यहाँ पे जेठालाल जी को पैसा किससे लेना है? बबीता जी से लेना है, तो बबीता जी विल बी हिज डेटर। एंड रिवर्स में बबीता जी ऐसा बोलेंगे कि जेठालाल जी इज माई क्रेडिटर। ठीक है, क्रेडिटर माने कर्जदार, जिनको अपने को पैसा चुकाना होता है ना, जिस पर्सन को अपने को पैसा चुकाना होता है उससे हम कहते हैं क्रेडिटर, कर्जदार होता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे बबीता जी को पैसा किसको चुकाना है? कर्जा किसका? उन पे जेठालाल जी का कर्जा है, तो जेठालाल विल बी नोन एज क्रेडिटर। इज दिस क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको आज के वीडियो लेक्चर में सब कुछ क्लियर हो गया रहेगा। थैंक यू सो मच।